नमस्कार। मशाल चैनल पर आपका स्वागत है। देश के अंदर लोकसभा चुनाव अभी हुए हैं और 4 जून को चुनाव का परिणाम आ चुका है, जो हम सबके सामने है। इस चुनाव परिणाम के बाद खास करके हरियाणा में मजदूरों कर्मचारियों के आंदोलन की दिशा और दशा क्या होगी, ये आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय सवाल है। इस मुद्दे पर आए उससे पहले थोड़ा सा हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर नजर डालना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं और 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो हरियाणा के अंदर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ 2019 में, उस समय पर मोदी लहर इतनी जबरदस्त थी और वो खास करके पुलवामा के नाम पर चुनाव लड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उस चुनाव में हरियाणा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। यानी हरियाणा के अंदर एक भी सांसद विपक्षी पार्टियों का नहीं बना। सभी 10 सीटें हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उसी लोकसभा चुनाव की अगर थोड़ी नजर हम मारें 2019 वाले लोकसभा चुनाव पर, तो आपको याद होगा कि हरियाणा के अंदर 90 जो विधानसभा सीट हैं, लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 79 लोकसभा विधानसभाओं के अंदर बढ़त बनाई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी केवल 21 विधानसभा हलकों के अंदर हारी थी और 79 विधानसभा हलकों के अंदर वो उसने जीत दर्ज की थी। उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव हुआ 3 महीने बाद 2019 में ही। लोकसभा के अंदर जो परिणाम आया, 10 की 10 सीटें जीती उन्होंने। इसके चलते हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था वो प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा की बहुमत विधानसभा सीटों में अपनी जीत दर्ज करेगी। और इसी के चलते आप सबको याद होगा 75 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2019 में दिया था। लेकिन हरियाणा की जनता ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखा। बीजेपी के केवल 40 विधायक जीते, 10 जेजेपी के जीते, 31 कांग्रेस के जीते, निर्दलीय जीते। और आखिरकार जननायक जनता पार्टी जेजेपी, जो मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव जिसने लड़ा था, वो चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाई। ये पिछला खास करके 5 साल का जो दौर है, पौने 5 साल का कह सकते हैं, इस पौने 5 साल के दौरान हरियाणा के अंदर सत्ता का जो नशा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर, वो इतना ज्यादा रहा कि हरियाणा में
जो भी वर्ग, जिस भी वर्ग ने आंदोलन किए अपने जायज सवालों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार ने उन आंदोलनों की इतनी बुरी तरह से पिटाई की जो हम किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के अंदर हम इसकी उम्मीद नहीं करते। आपको मालूम है कि ई टेंडरिंग के खिलाफ हरियाणा के चुने हुए प्रतिनिधि पंचकुला में गए, लाठियां उनके ऊपर बरसाई गई। पुरानी पेंशन बहाली के सवाल को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन किया, लाठियां उनके ऊपर बरसाई गई। 4 महीने लंबा आंगनवाड़ी वर्कर्स का आंदोलन हरियाणा में, जो देश के अंदर पहला एक ऐसा आंदोलन था जो लगातार 4 महीने चला। 1000 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को बर्खास्त करना, 75% तनख्वाहें काटना, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, उनके ऊपर लाठियां बरसाना, यह हम सब ने देखा है। हम सब ने यह देखा कि 73 दिन का आशा वर्कर्स का आंदोलन, उस 73 दिन के अंदर अनेकों बार आशाओं की गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज, उनको घरों में नजरबंद करना, या ये कहिए जितनी बार उन्होंने पंचकुला के अंदर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, एक बार भी सफल नहीं होने दिया सरकार ने। हर बार उनको रास्तों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया, उनके व्हीकल जब्त कर लिए गए, उनके साधन छीन लिए गए सरकार के द्वारा। इसी ढंग से ये जो कलरक हैं और खास करके भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े हुए यूनियन, 42 दिन लगातार आंदोलन, हड़ताल, लेकिन बेनतीजा वो आंदोलन रहा। सरकार ने उनकी नहीं सुनी। हरियाणा के अंदर चाहे रोडवेज का कर्मचारी हो, बिजली का कर्मचारी हो, पब्लिक हेल्थ का कर्मचारी हो, यहां तक कि हरियाणा में चाहे गांव का सफाई कर्मचारी हो, शहर का सफाई कर्मचारी हो, जो भी लोग लड़े, उनके साथ वार्ताएं की, समझौते किए, लेकिन उन समझौतों को लागू नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार को सत्ता का नशा इतना था, वो सोचते थे कि बिना कुछ समझौता किए, बिना समझौता लागू किए भी हरियाणा के अंदर राज किया जा सकता है। और इन्होंने किसान आंदोलन के साथ तो बिल्कुल दुश्मनों जैसा व्यवहार, चाहे वो 2020 का आंदोलन हो और चाहे अभी ताजा आंदोलन जो अभी भी जारी है बॉर्डर, पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर, उसके साथ जो व्यवहार किया है वो बिल्कुल असहनीय और दुश्मनी जैसा व्यवहार हरियाणा की सरकार ने किया है। आज यही कारण है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 10 सीटें लेकर लोकसभा में पहुंची थी 2019 में, आज भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमट चुकी है। 5 सीटें मुख्य विपक्षी पार्टी हरियाणा में इंडिया गठबंधन के तहत वो कांग्रेस ने जीत ली, और जीत भी कोई छोटी नहीं है। अलग अलग जगह पर आप देखेंगे तो 2.5 लाख, 3.5 लाख तक की जीत अंतर से भी ये सीटें जीती गई। हालांकि कुछ सीटें और बीजेपी हार सकती थी, कांग्रेस जीत सकती थी, उसके अलग कारण हैं। कुछ सांगठनिक कारण, अंदरूनी कारण कांग्रेस के भी हैं, तो कुछ बीजेपी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों की मिली भगत भी है इंडिया गठबंधन को हराने के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए। वो आज इस विषय का के अंदर हम चर्चा उसकी हम नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारा मसला नहीं है, वो उन पार्टियों का मसला है, वो अपने लेवल पर इसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है
कि हरियाणा की जनता ने खास करके इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया और जो खट्टर लगातार 9.5 साल तक हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने किसानों के बारे में कहा कि लठ उठा लो, अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा कि लठ उठा लो, किसानों को मारो लठों से, इनका इलाज हो जाएगा। अलग अलग जगह पर चाहे किसान आंदोलन के दौरान चाहे और आंदोलनों के दौरान जो दुश्मनों जैसा व्यवहार किया, आज बीजेपी को सबक सिखाने का काम हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के मजदूर किसानों ने किया है। ये आप, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगला सवाल क्या है? 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो 50-50 सीटें जीतती है, उसके मुताबिक थोड़ी सी नजर दौड़ाने की जरूरत है। और वो नजर इस रूम में दौड़ाने की जरूरत है कि पिछली बार हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में 79 सीटों पर जो बढ़त बनाई थी विधानसभा की, 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस बार कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन के तहत जो सीटें लड़ी गई, 46 सीटों पर कांग्रेस और आपके जो उम्मीदवार थे उन्होंने बढ़त बनाई। यानी 90 में से 46 सीटों पर मोदी, खट्टर, नायब सैनी, भारतीय जनता पार्टी, इनके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है और बीजेपी को हराया है। क्या यही स्थिति विधानसभा में रहने वाली है? विधानसभा में यह स्थिति रहने वाली नहीं है। वो इसलिए नहीं रहने वाली नहीं है कि जैसा मैं पहले बता चुका कि 2019 में जब मोदी की लहर थी, उस समय पर विपक्षी पार्टियां केवल 21 सीटों पर बढ़त बना पाई थी पार्लियामेंट चुनाव के अंदर। लेकिन ठीक उसके बाद 3 महीने बाद जो चुनाव हुआ विधानसभा का, तो 50 सीटें विधानसभा की, उनके ऊपर विपक्षी पार्टियां वो जीती थी, निर्दलीय जीते थे साथ, उनमें बीजेपी को बहुमत से दूर लोगों ने रखा है। तो इस बार का विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर वो बीजेपी को हराने जा रहा है। बुरी तरह से बीजेपी इस विधानसभा चुनाव के अंदर हारने जा रही है। यह संकेत हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव के अंदर दे दिया है। लोकसभा चुनाव का यह परिणाम, यह बिल्कुल साफ संदेश दे रहा है कि बीजेपी हारने जा रही है हरियाणा के अंदर। जब बीजेपी हारने जा रही है हरियाणा के अंदर, बीजेपी को सबक सिखा दिया लोगों ने, मुख्यमंत्री का चेहरा जो बदला गया जाट गैर जाट करने के उद्देश्य से, वो भी असफल हो चुका। काम नहीं आया बीजेपी के। राम मंदिर भी काम नहीं आया बीजेपी के। वहां भी फैजाबाद के अंदर, खास अयोध्या जिस लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहां भी लोगों ने नकार दिया बीजेपी को। मंदिर मस्जिद के नाम की, हिंदू मुसलमान के नाम की जो राजनीति बीजेपी करती थी, उसको नकार दिया लोगों ने। इसका अर्थ क्या है? लोग चाहते हैं उनके मुद्दे, रोजी का, रोटी का, आवास का, खेती का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इन मुद्दों के ऊपर बात हो, ना कि मंदिर पे बात हो, ना कि गाय के नाम पर वोट मांगे जाए, ना कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण पैदा किया जाए। लोगों का जो संकट है जीवन का, उस लोगों के जीवन के संकट के ऊपर बात हो, उस संकट का समाधान हो, उस संकट का हल हो। लोग ये चाहते हैं और इसी उद्देश्य से लोगों ने अपना मत का प्रयोग 25 मई को हरियाणा में किया है,
जिसका परिणाम 4 जून को आपके सामने है। अब सवाल यह है कि 9.5 साल या ये कहे 9.25 साल हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार जो रही है, अभी भी है। अक्टूबर के अंदर विधानसभा चुनाव होगा, तो अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में क्या ये जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री धमकी दे रहे बार बार कर्मचारियों को, सुधर जाओ वरना देख लेंगे, अब देखने का मौका किसका है? देखने का मौका बीजेपी का नहीं है, हरियाणा सरकार का नहीं है, खट्टर का नहीं है। अब देख लेने का मौका हरियाणा के कर्मचारियों का है। और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगले 3 महीने ये जो आंदोलन के आने वाला समय है, विधानसभा चुनाव तक, यह समय आंदोलनों की बाढ़ लेके आएगा। आंदोलन होंगे जबरदस्त, आंदोलनों की बाढ़ सी हरियाणा के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर जो निरंकुश और तानाशाही पर चलने वाली सरकार थी बीजेपी की, उसको लोगों ने आईना दिखा दिया। आज बीजेपी हरियाणा के अंदर लोकसभा की आधी सीटें हार चुकी है, विधानसभा के अंदर उनके पास बहुमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डरी हुई बीजेपी, डरी हुई सरकार, उसको हरियाणा के लोगों की बात, हरियाणा के लोगों के सवाल, उनके ऊपर विचार करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनका समाधान करना पड़ेगा। पिछले 9.5 साल, 9.10 साल के अंदर ये जो व्यवहार लोगों के साथ किया है, वो व्यवहार करते हुए, उस व्यवहार को जो का त्यों रखते हुए भारतीय जनता पार्टी लोक विधानसभा चुनाव में चली जाए, यह असंभव है। इसलिए कि अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में हरियाणा की सरकार को, बीजेपी को अब बदलाव करना पड़ेगा। कोई इलाज नहीं है, क्योंकि लोगों की जो मार है वोट की, वो एक बार झेल चुके। दोबारा ये मार ना पड़े, इससे बचने के लिए इनको लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, लोगों के मसलों का समाधान करना पड़ेगा। ये आज बिल्कुल इस चुनाव से स्पष्ट हो चुका है। अब ऐसे में मसला क्या है? देश के हरियाणा के अंदर 9.5 साल के दौरान एक भी कच्चा कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 2014 की जो पॉलिसी थी हुड्डा सरकार की, वो सुप्रीम कोर्ट में फंसी पड़ी है, वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जिन जिन लोगों ने भी पक्का करने की मांग की, हर बार बीजेपी या ये कहिए हरियाणा सरकार ये कहते हुए, ये बहाना बनाते हुए कि पॉलिसी विचाराधीन है, 2014 वाली पक्के नहीं कर सकते। हरियाणा के अंदर अलग अलग महकमों के हर कर्मचारी, चाहे वो किसी भी महकमे में काम करता हो, सबने आवाज उठाई पक्का करने की, लेकिन एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया, कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। पक्का करना दूर की बात, हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार ने पक्का करने के लिए पॉलिसी तक नहीं बनाई। पिछली वीडियो के अंदर भी मैं इस पर चर्चा कर चुका कि 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले एक पॉलिसी बनाने की योजना सरकार ने बनाई, एक प्रारूप तैयार किया गया। वो प्रारूप
खास करके सर्व कर्मचारी संघ के पास भेजा गया उसके ऊपर राय मांगने के लिए। लेकिन इस बीच में एक षड्यंत्र के तहत पुलवामा की घटना को अंजाम दिया जाता है और राष्ट्रभक्ति के नाम पे, देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर मोदी की हवा बनाई जाती है और आखिरकार पुलवामा के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं और वो पॉलिसी जो थी वो पॉलिसी रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। लेकिन आज दावे के साथ कह रहे हैं, हरियाणा के अंदर अगर बीजेपी को जिंदा रहना है, अगर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों का, कांग्रेस का मुकाबला करना है, तो उसको कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये पॉलिसी बनेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि उस पॉलिसी के अंदर ये किसको कवर करेंगे, किसको छोड़ देंगे, ये अलग पहलू है जिसके ऊपर अलग से बातचीत की जाएगी। उस पॉलिसी के अंदर ये बेकार की कितनी शर्तें अड़ाएंगे जिसके तहत कम से कम कर्मचारियों को लाभ उसका मिल पाए, ये ऐसा षड्यंत्र, ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि हरियाणा में अब आंदोलनों की एक शुरुआत होगी और वो आंदोलन अगले 3 महीने निर्णायक आंदोलन होंगे। हरियाणा की सरकार को इन आंदोलनों से निपटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज के दिन कर्मचारियों की क्या जिम्मेदारी बढ़ती है? अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, ये जो नीति है कर्मचारी संगठनों की, कुछ लोगों की, इस नीति को छोड़ना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। आज हरियाणा के अंदर जब बीजेपी लोकसभा में हार चुकी है आधी सीटों के ऊपर, बीजेपी की ताकत कमजोर हुई है, हरियाणा की विधानसभा में आज बीजेपी अलपमत में है, सरकार अलपमत में है, वो बहुमत में नहीं है और ऊपर से चुनाव सिर पे है, 3 महीने बाद चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं, मेरी यूनियन, मैं, मेरी हड़ताल, मेरा आंदोलन, इससे काम नहीं चलने वाला। अगर वास्तव में हरियाणा के कर्मचारी संगठन, खास करके मैं ये जो स्वयंभू किस्म के संगठन हैं, जो सरकार की हां में हां मिलाते हैं, जो सरकार को नाराज नहीं करना चाहते, उनके बारे में कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप लोग अपने कर्मचारियों का हित पूरा करवाना चाहते हैं, अपने पीछे लगी फॉलोइंग को कुछ लाभ दिलवाना चाहते हैं, तो आज के दिन तमाम कर्मचारी संगठनों की यह जिम्मेदारी बढ़ती है कि वो अपनी विचारधारात्मक जो दीवारें हैं, उन दीवारों को गिरा के, जो अड़चने हैं विचारधारा के स्तर पर, उन दीवारों को, उन अड़चनों को खत्म करके कर्मचारियों के हित में एक संयुक्त आंदोलन का निर्माण हरियाणा के अंदर किया जाए। और जब ये संयुक्त आंदोलन की बात करते हैं, आप आंकड़ा गिनती कर लीजिए, हरियाणा के अंदर करीबन 2.25 लाख के आसपास ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से नौकरी करते महकमों में ठेके पर, पार्ट 1, पार्ट 2 की पॉलिसी के तहत, अब HKRN के तहत कच्चे हैं। उन कच्चे कर्मचारियों के लिए न ही सम्मान काम, सम्मान, वेतन लागू आज तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उन कच्चे कर्मचारियों के लिए कोई एक्स ग्रेशिया नीति लागू नहीं आज तक।
उन कच्चे कर्मचारियों को कोई महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलता, उन कच्चे कर्मचारियों को के लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। सब लोग चाहे वो कहीं भी काम करते हो, सरकार के डंडे की मार झेल रहे हैं। लेकिन आज ये वास्तविकता है कि अगर ये कच्चे कर्मचारी जो 2.25 लाख के आसपास बढ़ते हैं हरियाणा के अंदर, जो अलग अलग संगठनों में है, एक ऐसा बड़ा हिस्सा भी है अच्छा खासा जो किसी भी संगठन के साथ नहीं है, अपने घर बैठा है। अगर इन सबको लामबंद कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा की सरकार को कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो पॉलिसी बहुमत कर्मचारियों को कवर करती हो, जो पॉलिसी बहुमत कर्मचारियों को लाभ देती हो। ऐसा कदम हरियाणा की सरकार को उठाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और कच्चे कर्मचारियों के साथ ये पुरानी पेंशन बहाली के सवाल पर अगर रेगुलर कर्मचारी भी साथ जुड़ जाए तो हरियाणा का नक्शा बदला जा सकता है। कर्मचारियों की नजर से हरियाणा की सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, इसको झुकाया जा सकता है, जीत हासिल की जा सकती है। जो आज तक 10 साल में हम नहीं कर पाए, वो काम अब हरियाणा का कर्मचारी अगले 3 महीने में कर सकता है। हरियाणा की सरकार को घुटनों के बल ला सकता है। ये हालात आज पैदा हो चुके हैं चुनाव परिणाम के बाद। इसलिए दोस्तों, आज निश्चित तौर पर हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि यूनियन छोटी हो बड़ी हो, यूनियन का झंडा कैसा ही हो, उसका रंग कोई हो, आज हम तमाम लोग मिलकर सड़क पर उतरे, मिलकर आंदोलनों में कूदें। और मैं खास तौर पर सफाई कर्मचारियों से एक बात कहना चाहता हूं अंत में, आप अपनी ताकत पहचानिए। हरियाणा के अंदर 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी, 26-27 हजार शहरी सफाई कर्मचारी, 18-20 हजार हरियाणा के अंदर हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, उनके अंदर सफाई कर्मचारी। उसके बाद रोडवेज में, बिजली बोर्ड में, पब्लिक हेल्थ में, ये सेक्रेटेरिएट के अंदर, चाहे डीसी दफ्तर हो, एसडीएम दफ्तर हो, इन सब के अंदर 1 लाख सफाई कर्मचारियों की संख्या है। 1 लाख हरियाणा के अंदर। और हरियाणा की सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा अगर शोषण की भट्टी में धकेला है तो वो आपको धकेला है, हरियाणा के सफाई कर्मचारियों को धकेला है। कोरोना में तो भेदभाव हुआ, डॉक्टर की मौत हुई, 50 लाख मुआवजा मिला। नर्स की मौत हुई कोरोना से, 30 लाख मुआवजा मिला। सफाई कर्मचारी की मौत हुई, 10 लाख रुपए मुआवजा मिला। उस समय तो डेड बॉडी की कीमत अलग अलग थी, लेकिन अभी हरियाणा की सरकार ने डेड बॉडी की कीमत परमानेंट अलग अलग तय कर दी। आज डी ग्रुप का कर्मचारी किसी भी महकमे में काम करते हुए अगर उसकी मौत हो जाएगी तो उसको 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। और अगर सफाई का काम करते हुए कोई कर्मचारी मारा जाएगा तो उसको केवल 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। यह सर्कुलर जारी करके हरियाणा की सरकार ने हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ दगा किया है,
आपके साथ दुश्मनी निकाल रही है। आपके पिछले चुनाव में पांव तो धोए, पांव धो के वोट तो लिया, लेकिन काम की कीमत पूरी नहीं दी, वेतन पूरा नहीं दिया, नौकरी पक्की नहीं की। इसलिए आज के दिन खास करके सफाई कर्मचारी जो संगठित ताकत है, जिनकी बड़ी यूनियन है, बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर, इन तमाम सफाई कर्मचारियों को एक मंच पर आ जाना चाहिए। हमने 2 साल पहले जो प्रयास किया था, वो 2 साल पहले वाला प्रयास पहले कर लिया गया। जल्दबाजी थी हमारी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन आज के दिन अगर ये काम किया जाए तो हरियाणा में गंदगी के ढेर लग सकते हैं। हरियाणा के अंदर गांव की गली से लेकर शहर कस्बों तक, यहां तक कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी कोई झाड़ू पोछा करने वाला नहीं मिलेगा अगर हम अपने बीच में ये एकता पैदा कर लें तो। इसलिए आज के दिन जरूरत इस बात की है कि हम सफाई कर्मचारियों की एकता बनाएं, तमाम कर्मचारियों में के बीच में भाईचारा पैदा करें। यह आज वक्त की जरूरत है। अगर इस वक्त की जरूरत को आप नहीं समझे और ये मौका आप चूक गए 3 महीने का, जो आपके पास 3 महीने 90 दिन है आने वाले समय में, इन 90 दिन को अगर आप चूक गए तो निश्चित तौर पर लंबे समय के लिए आप पीछे धकेल दिए जाओगे। लंबा समय लगेगा यहां तक पहुंचने में। इसलिए इस वक्त को समझते हुए हमें अपने बीच में एकता बनानी चाहिए। हमें तमाम कर्मचारियों को लामबंद करना चाहिए, हमें कर्मचारी संगठनों को लामबंद करना चाहिए, और ये कर्मचारी संगठनों को लामबंद करते हुए ही हमें लड़ाई के मैदान में कूदना चाहिए, संघर्ष के मैदान में कूदना चाहिए। तभी जाके हम अपनी कच्ची नौकरी को पक्की नौकरी में परिवर्तित कर सकते हैं। तभी जाके आज ये असमानता जो वेतन के अंदर है, इसको हम खत्म कर सकते हैं। तभी जाके हमारी मौत होने पर जो हमारे परिवार को सड़कों पे आना पड़ता है, हम उसको रोक सकते हैं। तभी जाके हम आज जो रोज रोज जो शोषण की भट्टी में हमें पिसना पड़ता है, हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। ये रास्ता संघर्षों से ही खुलेगा, ये रास्ता व्यापक एकता से ही बढ़ पाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएं, एकता के संदेश को हर कर्मचारी तक लेके जाएं, ताकि आने वाले समय में कर्मचारियों की एकता बढ़े और सरकार को हम झुका पाए। और अंत में यह अपील भी करना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जो आंदोलन की शुरुआत की है 23 जून को पानीपत में पंचायत मंत्री के दरवाजे पर जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसके अंदर तमाम झंडे लेके आओ, तमाम रंगों के झंडे लेके आओ और इस कार्यक्रम को सफल बनाओ। यह अपील करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।